और आपको बताएंगे बांग्लादेश के सांसद के हत्या के पीछे कितने किरदार आखिर निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या कुछ बड़ा खुलासा है, आइए आपको बताते हैं। बांग्लादेश के एक सांसद का पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में खौफनाक मर्डर हो गया। 12 मई को हिंदुस्तान पहुंचे सांसद अनवारुल अजीम अनार की हत्या की कहानी जब सामने आई तब सबके होश फाख्ता हो गए। बताया जा रहा है कि सांसद के मर्डर के पीछे उनके दोस्त का ही हाथ है और उन्होंने हनी ट्रैप में फंसाकर अनार की जान ले ली। आपको हर खुलासा बताएंगे, हर तस्वीर और हर किरदार के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर इस मामले से जुड़ी हुई है। अनवारुल अजीम की हत्या को लेकर बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं। 100 करोड़ के सोने को लेकर मर्डर हुआ, जो जानकारी मिल रही है अजीम के पास 100 करोड़ से ज्यादा का सोना था। अजीम ने सोना अपने पास रख लिया था। विवाद के बाद सुपारी किलर से हत्या कराई गई। तो देखिए 100 करोड़ के सोने के चलते शायद हत्या की गई, ये बात का खुलासा हुआ। इस पूरे मामले पर पुलिस तफ्तीश कर रही है और आपको बताएंगे कैसे हनी ट्रैप में फंसाकर सांसद की हत्या की गई। लेकिन उससे पहले इस मर्डर कांड से जुड़े किरदारों के बारे में आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन किरदार है। इसमें जो मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा है वो है अख्तर रजामन शाहीन। ये मुख्य साजिशकर्ता है जिसने मास्टरमाइंड के जरिए ये पूरा ट्रैप रचा। ट्रैप हनी ट्रैप का रचा गया और सिलांती रहमान को, इस महिला को इसके लिए काम दिया गया। ये महिला सुपारी किलर तक पहुंची, फैजल तक, और उसके बाद एक और सुपारी किलर जो कि मुस्तफिजुर बताया जा रहा है, ये कसाई तक पहुंचा, जिहाद हवलदार जो कि कसाई बताया जा रहा है। तो इस पूरे हत्याकांड में कसाई भी शामिल है। और एक और बड़ा खुलासा जो हम करने जा रहे हैं वो ये कि सांसद के दोस्त ने हनी ट्रैप के जरिए फंसाया है। सिलांती रहमान नाम की महिला को कोलकाता भेजा। न्यू टाउन के फ्लैट में सांसद सिलांती के साथ गए। फ्लैट में सुपारी किलर्स ने की हत्या और सांसद हत्याकांड हनी ट्रैप में क्या जान गई है। अब आपको एक और बड़ी बात और बड़ी डिटेल इससे जुड़ी बताने जा रहे हैं। अख्तर रजामन शाहीन ने हनी ट्रैप के सहारे फंसाया सिलांती रहमान, इस महिला को संपर्क किया गया। सांसद अनार की गर्लफ्रेंड बनाया इसे और सिलांती के संदेश पर सांसद न्यू टाउन के फ्लैट पर गए। इन्हीं के इशारे पर, इन्हीं के संदेश पर सिलांती ने मैसेज में लिखा, मैं कोलकाता आ गई हूँ। सांसद न्यू टाउन के फ्लैट में सिलांती के साथ गए। 2 सुपारी किलर जिसमें फैजल और मुस्तफिजुर, इन्हें हायर किया गया हत्या के लिए। फ्लैट में दोनों सुपारी किलर ने सांसद की हत्या कर डाली और अनार की हत्या के लिए 5 करोड़ की सुपारी भी दी गई थी मास्टरमाइंड की तरफ से। रविशंकर दत्ता और ज्यादा जानकारी के साथ कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, एक पूरा नेक्सस बताया जा रहा है जो कि ढाका से पश्चिम बंगाल तक पहुंचता है। इस मामले में पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची? देखिए, पुलिस ने पहले दिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया था वहाँ पे। उसका बाद जो लड़की को इस पूरा मामले में हनी ट्रैप में यूज़ किया गया था, वो लड़की को बांग्लादेश से गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका बाद सबसे बड़ी बात जो है, ये प्लानिंग बहुत पहले से किया जा रहा था कि एमपी को ऐसे मर्डर किया जाएगा। इसके चलते अखरातुर जमान जो है उसको मुंबई से हायर करके पश्चिम बंगाल में लाया गया था और बोनगा में वो रह रहा था। और ये जो अखरातुर जमान हौलादार है, इसको लेके गए थे वो लोग न्यू टाउन के फ्लैट के लिए। लेकिन पुलिस के सामने उसने जो बयान दिया है, वहाँ उसने कहा है मैंने कोई खून नहीं किया है, लेकिन ये जो बॉडी है एमपी का, इसको डिस्किन करके, मतलब इसका चमड़ा हटा के, इसका बॉडी का पीस करके, हड्डी और बॉडी का मांस जो है उसको अलग करके अलग करने का जो काम है, इसने वो काम में हेल्प किया है। और ये बांग्लादेशी नेशनल है लेकिन मुंबई में इलीगली रह रहा था और ये कनेक्शन पूरा आ रहा है। ये जो अनार के जो जिन्होंने इनको मारने के सुपारी दिए थे, उसके साथ इसका कनेक्शन था। तो ये पूरा नेक्सस साफ ये पता चल रहा है कि बहुत दिन से प्लानिंग था। अब ये जो अनार जो है एमपी है, ये हनी ट्रैप में कैसे
फंसे और क्यों इनका वीकनेस था वो लड़की के ऊपर, पुलिस ये जानने की कोशिश कर रहा है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अगर मर्डर किया गया है तो बॉडी को वैसे ही छोड़ सकते थे, लेकिन डिस्किन करके ऐसा ब्रूटल तरीके से शहर के अलग अलग जगह पे बॉडी फेंक देना और फिर ऐसे करके इसका जो एविडेंस है इसको गायब करने का जो कोशिश किया गया है, इसमें पुलिस का संदेह और बढ़ रहा है कि ऐसा गुस्सा क्यों, या तो फिर ऐसा जो आक्रोश है ऐसा क्यों है कि बॉडी को पूरा गायब करने का यहाँ पे सोच साजिश बनाया गया था। एक पुलिस के लिए ये कामयाबी है कि इस महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। सांसद हत्याकांड में एक कसाई को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने जिहाद हवलदार नाम के कसाई को पकड़ा है। हत्या के लिए कसाई मुंबई से बुलाया गया और सांसद हत्याकांड का जो कसाई कनेक्शन सामने आ रहा है, आइए उसके बारे में आपको बताते हैं। जिहाद हवलदार नाम का जो कसाई है उसे गिरफ्तार कर लिया गया इस केस में। पश्चिम बंगाल सीआईडी ने कसाई को अरेस्ट किया है। विशेष रूप से मुंबई से बुलाया गया था कसाई और पुलिस को शक है कि कसाई ने लाश के टुकड़े टुकड़े किए। कसाई का दावा है कि अख्तारुज़्ज़मा के कहने पर मारा कसाई ने और कसाई के अलावा 4 बांग्लादेश भी इसमें शामिल थे। तो ये पूरा खुलासा निकलकर सामने आया है। फिर उसके बाद शव को ठिकाने लगाने की कोशिश हुई। तो ठिकाने कैसे लगाया गया, ये सब कैसे किया गया, आपको ये बताते हैं। पूरे शरीर की पहले खाल उतारी गई, यानी इसे डी स्किन किया गया, जैसा कि रविशंकर बता रहे थे। शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए गए, हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े किए गए। बहुत ही बेरहमी और क्रूरता दिखाई गई। छोटी छोटी पॉलिथीन में पैक किया गया। फिर अलग अलग गाड़ियों से पैकेट को निकाला गया और अलग अलग जगहों पर ठिकाने लगाया गया। कोलकाता के अलग अलग इलाकों में इसे फेंका गया। तो शव को पहले डी स्किन किया गया और इतनी बुरी तरह से इसे फिर अलग अलग जगहों पर ठिकाने लगाया गया। रविशंकर दत्ता हमारे साथ बने हुए। रवि, बहुत ही दर्दनाक ये मामला है। एक बांग्लादेश का एक सांसद जो कि भारत में आता है और फिर उसको हनी ट्रैप की साजिश के तहत फंसाया जाता है और फिर मर्डर करके इतनी क्रूरता बढ़ती जाती है। इस मामले में जो मास्टरमाइंड है उसके बारे में क्या जानकारी मिल पाई? देखिए, मास्टरमाइंड जो है उसको पुलिस ढूंढ रहा है। उसका जो 5 करोड़ वो एनआरआई एक बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी रहने वाला है। बांग्लादेशी जो यूएसए में रहता है, वो यूएसए से इसको 5 करोड़ रुपया यहाँ पे दिए थे ये सुपारी। लेकिन जिसका बात हम कर रहे थे, ये जिहाद हवलदार जो है इसको सबसे हायर करना, और वो भी 2 मंथ पहले, ये जो घटना घटी है इसका 2 मंथ पहले, इसको 2 महीना पहले इसको हायर करके यहाँ पे बोनगा बॉर्डर पे उनको रखना, जो कि बांग्लादेश का बॉर्डर है। अगर कुछ ऐसे संदेह हो ताकि वो उधर चला जाए, तो इधर उधर करना बांग्लादेश बॉर्डर से काफ़ी ईजी है, इंडिया बांग्लादेश से, बोनगा से। तो ऐसा घटना जब घटती है तब इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो है 2 देश का, वो कहीं पे असर होता है कि कैसे इनको यहाँ पे पनाह मिला। सीआईडी का कामयाबी ज़रूर है, लेकिन ये व्यक्ति को ढूंढ पाना, ऐसा क्रूरता के साथ मर्डर करना, इसका पीछे मोटिव क्या था, कौन सी ऐसी आक्रोश थी जिसके चलते इतना क्रूरता से मर्डर किया गया, पुलिस ये समझने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश में जो लड़की को गिरफ्तार किया गया है, मकसद क्या था, मंशा क्या थी? रवि, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इतनी बेरहमी से जो हत्या की गई, क्यों की गई, क्या मकसद था इसके पीछे? रविशंकर दत्ता, मैं आऊंगी आपके पास। एक और बड़ी खबर इसी केस से जुड़ी हुई, सांसद की हत्या पर बांग्लादेश के मंत्री का बयान सामने आया है। टीवी9 से बोले हैं मंत्री खालिद महमूद चौधरी, भारत बांग्लादेश की टीम साथ साथ जांच कर रही है और हत्या के पीछे की वजह पता लगाने की कोशिश की जा रही है। Sir, good morning, sir. Sir, Shalu this side calling from TV9 Bharatvarsh. Good morning. Yes, sir. Sir, I just wanted to know what Bangladesh government is doing regarding the recent murder of the Bangladesh MP in Kolkata. Yeah. He has been murdered here, Bangladesh MP. Bangladesh murder in Kolkata, yes. And sir, SIT team of India has also reached Dhaka. Sir, what Bangladesh government is doing and what's the update? Bangladesh and Indian team both are inquiry in this fact-finding. Yeah. Bangladesh police and Indian police both together inquiry in this case. They are not Indian High Commission not issue. I know yesterday
up this yesterday. They're not collect visa, Indian visa, and our Indian police and our Bangladesh police, their inquiry finding his dead body and why he murdered, their inquiry. हमारी सहयोगी शालू अवस्थी ने सवाल किया था, जो बांग्लादेश में मंत्री रहे। उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश की जो जांच एजेंसी है वो साथ साथ इस मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है। रविशंकर दत्ता, आप मास्टरमाइंड के बारे में बता रहे थे कि पुलिस को इसके बारे में क्या जानकारी मिली है? क्या वाकई ये हनी ट्रैप के जरिए फंसाने का मामला है और फिर उस हत्याकांड को अंजाम दिया गया? देखिए, ये मामला ज़्यादातर जुड़ा हुआ है इलीगल बिजनेस और इलीगल स्मगलिंग को लेके, और सबसे बड़ी बात है ये अख्तरुज़्ज़मान जो है ये गोल्ड बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ था। पुराना बिजनेस में जो जाति शत्रुता है उसके कारण इसको मारा गया है। ये अनारको जो एमपी है, बांग्लादेशी ऑनरेबल एमपी है, ऐसा माना जा रहा है। ये जो अख्तरुज़्ज़मान है ये यूएसए का रहने वाला है, बांग्लादेशी है, लेकिन इसका जो गर्लफ्रेंड है जिसके तहत ये हनी ट्रैप किया गया था, उसका एक दो मैसेज सामने आया है जहां पे अनार को ये कहा जा रहा है कि मैं न्यू टाउन पहुंच चुका हूं, इंडिया पहुंच चुका हूं, आपके साथ ज़रूरी बात करना है, आप न्यू टाउन वाली फ्लैट में जल्दी पहुंचिए। तो ये जो बात है ये अनार को कुछ लुभाया और इसीलिए उन्होंने वहां पहुंचा। उसका बाद सीसीटीवी फुटेज में जो देखा जा रहा है 4 लोग अंदर जा रहे हैं और जब निकल रहे हैं 3 लोग निकल रहे हैं ट्रॉली करके। अब ट्रॉली करके क्या निकला था, क्या उनका पीस क्या हुआ, बॉडी जो छोटे छोटे टुकड़े में बांटा हुआ बॉडी वो निकला था जो कि अलग अलग जगह के फेंका गया, या फिर वो अपना सामान लेके निकल रहे थे, ऐसा कहना मुश्किल है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल है जिसका बार-बार जगहों पर जांच आगे बढ़ रही है। इसमें कई जी रवि, मैं आपको रोक रही हूँ। 3 जगहों पर जांच चल रही है, चाहे वो ढाका हो, कोलकाता हो यानी पश्चिम बंगाल हो और मुंबई हो। ये इस पूरे नेक्सस को पता लगाने की कोशिश है कि इस हत्याकांड के पीछे मंशा क्या रही। बहुत बहुत धन्यवाद रविशंकर दत्ता, ये जानकारी इस केस से जुड़ी हुई देने के लिए। ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हो गया। ईंट से लदे ट्रैक्टर को कार सवार ने अचानक से टक्कर मारी और बहुत भीषण हादसा हुआ। हादसे में कार पूरी तरह से आप देख रहे हैं डैमेज हो चुकी है, क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इस हादसे के बाद जो कार में सवार मां बेटी रहे वो फंस गए थे और उसके बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें बाहर निकाला और कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकालने के बाद अस्पताल पहुंचाया गया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक ट्रैक्टर से इस तरह से कार आकर टकराई, तेज रफ्तार कार, और फिर पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए। आगे का हिस्सा डैमेज हो चुका है कार का, लेकिन गनीमत रही ये जो 2 महिलाएं हैं कार के अंदर फंस गई थी, सुरक्षित थी। उसके बाद उन्हें बाहर निकाला गया, रेस्क्यू किया गया, स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे। बहुत भीषण हादसा था और उसके बाद अस्पताल पहुंचाया गया। और खबर कानपुर से है। कानपुर में चाट को लेकर गोलियां चल गईं। 2 पक्षों में झगड़े में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए। मारपीट कर रहे लोगों ने हथगोले भी फेंके, जमकर पथराव और लाठी डंडे तक चल गए। वीडियो में एक शख्स छत से फायरिंग करता दिख रहा है। विवाद को रोकने आई पुलिस पर भी हमला किया गया। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। तो देखिए किस तरह छत से गोलियां चलाई जा रही हैं और सरेआम, ना कोई पुलिस का डर है, जबकि पुलिस जो बचाने आई वो उन पर भी गोलियां चलाई गई, जो कि जानकारी मिल रही है। पथराव किया गया, लाठी डंडे तक चल गए दोनों पक्षों की ओर से। एक शख्स आपको दिखाई दे रहा है इस वीडियो में जो फायरिंग करते हुए दिख रहा है। विवाद को रोकने पुलिस आई थी, लेकिन पुलिस पर भी अटैक किया गया, हमला किया गया। और कानपुर से एक और बड़ी खबर ये कि पुणे पॉर्श कांड जैसा मामला कानपुर में भी सामने आ गया है। नाबालिग ने 7 महीने में 2 घटनाओं को अंजाम दिया। पिछले साल तेज रफ्तार कार से 2 की जान ली पहले, और इस साल मार्च में 4 लोगों को टक्कर मारी। नाबालिग को अब बाल सुधार गृह भेजा गया। तो पुणे पॉर्श कांड जो कि हिला देने वाला कांड है, उसके बाद कानपुर में भी कुछ इसी तरह का मामला सामने आया। एक नाबालिग ने किस तरह पहले रौंदा है, 2023 में भी मामला सामने आया था इसी नाबालिग के खिलाफ, और अब बाल सुधार गृह भेजा गया और इस साल मार्च में भी ये मामला सामने आया। तो देश के बिगड़ैल रईसजादे जो कि इस तरह
शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप और उसके बाद इतना बड़ा कांड सामने आता है, पुणे पॉर्श कांड, जो पूरे देश को हिला दिया जिस कांड ने। वैसे ही घटना कानपुर में भी सामने आई है। कानपुर का ये मामला है। डॉक्टर के नाबालिग बेटे ने 7 महीने में 2 वारदातों को अंजाम दिया। नाबालिग पर रफ्तार की सनक ऐसी थी कि वो कार लेकर जब सड़क पर निकलता था तो किसी की परवाह नहीं करता था। 7 महीने पहले नाबालिग ने सड़क पर तेज रफ्तार कार से 2 लोगों को कुचला, जान ले ली। फिर इस साल मार्च में नाबालिग ने इसी कांड को फिर दोहराया, तेज रफ्तार कार से 4 को टक्कर मार दी। कोई एक्शन नहीं हुआ है अभी तक, सिर्फ केस दर्ज हुआ। लेकिन जब पुणे का पॉर्श कांड सुर्खियों में आया तो कानपुर के ये मामला भी सामने आ गया। साहबजादे की भी दिक्कतें शुरू हो गई हैं। 21 मई को नाबालिग को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया और बाल सुधार गृह अब भेज दिया गया है। और इस साल मामले में एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने एसीपी को जांच सौंपी है। तफ्तीश हुई तो पुराने मामले का भी खुलासा हो गया। 7 महीने बाद पुलिस ने नाबालिग को गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह भेजा है। थाना नवाबगंज के अंतर्गत एक अभियोग दिनांक 27/10/2023 को पंजीकृत हुआ था, जिसमें एक नाबालिग लड़के के द्वारा जो है वो एक एक्सीडेंट किया गया था, जिसमें 2 लोगों की दुखद मृत्यु हुई थी। उसमें धारा 304A का जो है अभियोग पंजीकृत किया गया था और उसमें तफ्तीश की गई थी। बाद में जो है ये तथ्य संज्ञान में आया कि ये जो बालक है, ये नाबालिग है जो गाड़ी चला रहा था, और इसमें फिर बढ़ोतरी करते हुए धारा 304 की उस बच्चे को जो है वो जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया, जहां से उसको जो है वो करेक्शनल सेंटर भेज दिया गया है। ये भी एक तथ्य प्रकाश में आया कि एक अन्य दुर्घटना इस बालक के द्वारा की गई थी, जो 31/3/2024 को थाना बर्रा में पंजीकृत है। उसमें भी जो है वो कुछ लोग घायल हुए थे और उसमें धारा 308 की बढ़ोतरी की गई थी। इस मुकदमे में भी जो है वो एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं और साथ ही साथ इसमें इस बालक के जो गार्जियन हैं, जो पिता हैं, उनके विरुद्ध भी जो है वो एविडेंस कलेक्ट करके कार्रवाई की जाएगी कि किन परिस्थितियों में नाबालिग बच्चा जो है वो गाड़ी चला रहा था। तो कानपुर के इस रईसजादे के कांड पर आपने सुना पुलिस का क्या कहना है। आपको आइए बताते हैं कानपुर की इस घटना की डिटेल जानकारी क्या कुछ है। कानपुर में पुणे पॉर्श कांड जैसा ये पूरा मामला सामने आया है। डॉक्टर के नाबालिग बेटे ने 2 सड़क हादसों को इस तरह से अंजाम दिया, जो एक पिछले साल दिया और एक इस साल। इसके अलावा आपको बता दें कि पहला जो हादसा हुआ 27 अक्टूबर 2023 को हुआ था, जब इस नाबालिग ने 2 लोगों की जान ले ली, 2 लोगों को कार से कुचला और दोनों की ही मौत हो गई। हल्की धाराएं लगाकर इस नाबालिग को छोड़ दिया गया। बड़ी घटना ये रही। और तेज रफ्तार कार से 4 लोगों को कुचला, ये मामला इस साल का है, 31 मार्च 2024 का है। सड़क हादसे को अंजाम दिया गया। एक बार फिर से वही घटना जो नाबालिग ने पिछले साल की थी वो दोहराई गई। पुणे की घटना के और आपको बता दें कि इस मामलों में केस तो दर्ज हुआ लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, जो मार्च में मामला सामने आया। पुणे की घटना के 2 दिन बाद नाबालिग को 21 मई को पकड़ा गया। हम आपको इस घटना के बारे में बता रहे। नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा गया, लेकिन वहीं आपको बता दें कि नाबालिग के पिता के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। तो ये एक ऐसा मामला जो कि आंखें खोल देने वाला है कि किस तरह नाबालिगों को कार दी जाती है, ड्राइविंग दी जाती है, उसके बाद इस तरह शराब पीकर रईसजादे सड़कों पर उतरते हैं और इतना दर्दनाक घटना सामने आती है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग आज कराई गई। तकनीकी खराबी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। केदारनाथ हेलीपैड पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। केदारनाथ में जो इमरजेंसी लैंडिंग हुई है जिस हेलीकॉप्टर की, वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो ये ब्लू हेलीकॉप्टर है जो लेकर जाता है यात्रियों को, सवारियों को, और ये इसी हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग जो हेलीपैड बनाया गया है वहीं पर ही कराई गई है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला से प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर बड़ा वार सामने आया है। कांग्रेस स्वार्थी और अवसरवादी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सामान्य परिवार में भी गरीब होते हैं, ब्राह्मण बनिया में भी गरीब होते हैं। कांग्रेस ने 60 साल के राज में ये कभी नहीं सोचा। ये कांग्रेस वाले उनके साथी 3 चीज आपको कॉमन मिलेगी। एक,
ये गौर सांप्रदायिक है, दूसरा गौर जातिवादी है और तीसरा गौर परिवारवादी है। आपको ये तीन चीजें हर एक में कॉमन मिलेगी जी। ये मीडिया वाले दिमाग खपाएंगे तो बहुत खजाना खोल करके ले आएंगे। 60 सालों तक कांग्रेस ने सोचा ही नहीं कि सामान्य वर्ग में भी गरीब होते हैं। क्या ब्राह्मण का बेटे परिवारों में गरीब कोई होता नहीं है क्या? क्या बनिए के परिवार में कोई गरीब होता नहीं क्या? उच्च वर्ण के लोगों के समाज में गरीब लोग होते हैं कि नहीं होते? उनकी परवाह ही नहीं थी, चिंता ही नहीं थी। उनको भी आरक्षण की जरूरत है। कांग्रेस ने हमारे इन समाज को कभी सोचा नहीं। मोदी ने आकर के जिस समाज ये आरक्षण के दायरे से बाहर था, उनको बड़ा सुखी संपन्न माना जाता, उच्च माना जाता था, मैंने उनके गरीब बच्चों के लिए 10% आरक्षण किया और इस देश में कोई झगड़ा नहीं हुआ और किसी का लूट करके नहीं किया। और आज इसके कारण हमारे समाज के लोगों को अलग अलग स्थान पर अवसर मिल रहा है।